फिजियोथेरेपी है क्या, यानी कि बेसिकली अगर एक ले मैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको कोई भी पट्ठों और जोड़ों से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, उसको हम लोग डील करते हैं कि मसाज की जाती है, बस करंट लगाया जाता है। जब मैं इधर आई तो अक्सर मुझे लोगों ने कहना हमें 100 रुपये का करंट लगा दे, तो शुरू में मेरे लिए भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक टर्शरी केयर से उठ के एक बिल्कुल छोटे से एरिया में आना, एक तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, और फिर जो यहाँ लोगों का फिजियो को लेके जो कॉन्सेप्ट था उस पर मैंने काफ़ी काम किया था। ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई भी बताऊंगी जी ये फ्लैगिन कर लें, ऊपर नीचे हाथ कर लें। प्रॉपर आपकी डिटेल असेसमेंट होगी जिसमें हमारे अपने कुछ मसल टेस्टिंग होते हैं, नर्व टेस्टिंग होते हैं, हम लोग वो करते हैं। आपकी पूरी रूटीन पूछी जाएगी, आया आप वर्किंग हैं या आप एक हाउस होल्ड काम करें। माएँ जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल फोन गैजेट्स पकड़ा तो देती है, लेकिन उस तरह से या तो फिर आप बच्चे को अगर ये चीज़ दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, उनको ये सारे मोबाइल्स की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उनका फिर हर कुछ टाइम बाद फिर प्रॉपर चेकअप भी कराएं। मुझे जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ये कहा गया था कि डॉक्टर अगर बनना है तो छुरी नहीं रखनी, उसको प्रॉपर ह्यूमैनिटी को लेके चलना है। तो वो चीज़ अभी तक मेरे दिमाग में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को फॉलो करी और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मेडिकल के शोबा से वाबस्ता हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब मोहतरमा डॉक्टर मानूर चौधरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आई, टाइम निकाला, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आपका और आपकी पूरी टीम ARP न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया मुझे आज अपने ऑफिस में बुलाने का। जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो शोबा है डॉक्टरी का, इसकी तरफ रग़बत कैसे हुई? बचपन से शौक़ था, घर वालों की डिमांड थी, या कि कोई ऐसा सानिया हुआ आपके साथ कि इसकी तरफ रग़बत बढ़ गई? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। बचपन से ही मुझे ह्यूमैनिटी पे काम करने का एक क्रेज़ था, क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई उधर से ही मेरे अंदर एक जीन्स में ये चीज़ थी। अच्छा। तो मुझे भी शौक़ था और फैमिली को की भी डिमांड थी, क्योंकि मेरी जो मैटरनल साइड थी, मेरी जो नाना मेरी नानी, उन लोगों ने बहुत सोशल वर्क किया। तो बस उसी चीज़ को देखते देखते मैंने ग्रो किया और शुरू से ही एक वो जुनून था कि बड़े हो के कुछ ऐसा करूं कि अपनी वो जो एक फैमिली की लेगेसी है उसको मेंटेन कर सकूं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मेडिकल के शोबे को चूज़ किया। शोबे तो बहुत सारे थे मेडिकल के, ये फिजियोथेरेपी जो है इसको चूज़ करने की क्या खास वजह थी? इसकी मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहले जो रीज़न, क्योंकि मेडिकल में आने से पहले, इस फील्ड को चूज़ करने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की, क्योंकि मैंने MBBS छोड़ के फिजियोथेरेपी चूज़ की थी। ठीक हो गया। उसकी मेन वजह ये थी कि बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं वो आगे अपने करियर को परस्यू नहीं कर सकती, फैमिली की तरफ प्रेशर होता है, शादी के बाद कुछ को इजाज़त नहीं मिलती। तो आप इतनी मेहनत से एक चीज़ को करें और फिर उसको छोड़ दें, तो मुझे लगा कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं। और सेकंड जो रीज़न थी वो ये कि मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट टाइप का भी मेरा माइंड है। अच्छा। मुझे टेंशन जितनी भी हो उसमें से भी मैंने कोई पॉजिटिव पॉइंट निकालना होता है अपने आप को सेट रखने के लिए। तो चूंकि MBBS की लाइफ काफ़ी टफ लाइफ है कि, और क्योंकि मुझे अगर MBBS करना था तो उसके बाद मुझे सर्जरी वाली साइड पे ही कहा गया था कि आपने जाना है। तो एक सर्जन की लाइफ बहुत ही मुश्किल है, 24 आवर आपको किसी भी टाइम कॉल अप कर। तो मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि जो स्ट्रेस में रह सकूँ, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटी पे भी काम करना था और मुझे स्ट्रेस फ्री भी रहना था। तो मैंने फिजियोथेरेपी को चूज़ किया कि इस पे मैं रह के ये दोनों काम एंजॉय कर सकती हूँ। और जो उसकी मेन जो रीज़न थी वो ये कि मेरी खाला का एक ट्रीटमेंट हो रहा था जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कर रही थी, डॉक्टर हालदा उनका नाम था। उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा फ्यूचर है, जिस तरह से उनकी मतलब उनकी पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने मुझे, उनके थॉट्स भी मुझसे बहुत मिलते थे रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया ना कि पहले मैंने रिसर्च की, क्योंकि उनके अपने भी हस्बैंड डॉक्टर थे और वो भी यही कहती थी कि फैमिली को लेके और मेडिकल को लेके चलना बहुत टफ काम है, तो बेटा आप इसको क्यों नहीं चूज़ करते। तो मैंने बस अल्लाह का नाम लिया और फिर फिजियोथेरेपी में जो है वो कर लिया, वरना मैं MBBS में एडमिशन कराने गई थी और करवा फिजियोथेरेपी में आई थी। हाँ जी। रेगुलर
थेरेपी जो है इसको ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो गया? ऑलमोस्ट 2014 में मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई और 2015 से लेके स्टिल अभी तक मैं इस प्रोफेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सर्व कर हमारे नाजरीन को इसके बारे में डिटेल से बताएं कि ये क्या है और किन किन चीज़ों का इसमें इलाज किया जाता है, क्योंकि ये जो आपने शोबा चूज़ किया है ना, इसके बारे में मैंने देखा है बहुत सारे हमारी जो लोग हैं इनको इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं चाहता हूँ कि आप आज आई हुई हैं हमारे प्रोग्राम में और आप नाजरीन को ना इसकी थोड़ी डिटेल बताएं कि कौन सी अमराज हैं कि जिसमें इसकी पहचान हो सके या पता चल सके कि इसको ये बीमारी है, और थोड़ा इसके बारे में भी बताएं कि फिजियोथेरेपी है क्या, यानी कि बेसिकली अगर एक ले मैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको कोई भी पट्ठों और जोड़ों से रिलेटेड जो इश्यूज है ना उसको हम लोग डील करते हैं। लेकिन जब मैंने इधर खारिया में मूव किया इस्लामाबाद से, तो यहाँ लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए कि हम मसाज करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि बंदों को ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका। Exactly. तो मैं चाहता हूँ कि आप इस शोबे से रिलेटेड है तो कुछ गाइडलाइन मिल जाए कि मसाज की जाती है, बस करंट लगाया जाता है। जब मैं इधर आई तो अक्सर मुझे लोगों ने कहना हमें 100 रुपये का करंट लगा दे, तो शुरू में मेरे लिए भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक टर्शरी केयर से उठ के एक बिल्कुल छोटे से एरिया में आना, एक तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, और फिर जो यहाँ लोगों का फिजियो को ले के जो कॉन्सेप्ट था उस पे मैंने काफ़ी काम किया। इधर 2 साल मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं और मैंने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाई। क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स जो MBBS हैं उनको भी नॉलेज नहीं है। वो हमारे हिस्से का काम भी वो कर रहे होंगे कि ये बाजू उठा लें, टांग उठा लें, चलें जी ये फिजियो होगी। नॉर्मल बंदे को लगता है कि बस ये जी बाजू ऊपर नीचे कर दिया। नो, जैसे MBBS के बाद आप लोग प्रॉपर आगे एक स्पेशलिटी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, वैसे ही हम भी DPT के बाद करते हैं। मेरा अपना भी आगे वुमेन हेल्थ केयर में है, मतलब DPT कंप्लीट करने के बाद मैंने आगे वुमेन हेल्थ में किया। और इसके अलावा अगर हम लोग PhDs भी करते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो PhDs की साइड पे कर, इंशाल्लाह मैं भी फ्यूचर में PhD करूँगी। और इसमें हम लोग जो है मसाज का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग करते हैं लेकिन वो मसाजेस और तरह की हैं। और दूसरा, इस चीज़ को फील्ड को ख़राब करने में हमारा ये भी कुछ कसूर है कि हम लोग जो पर्सनली खुद इक्विपमेंट ख़रीद के रख लेते हैं। जो आजकल मसाजेस चेयर्स चल रही हैं, कुछ वो नेक को मसाज करने के लिए भी इक्विपमेंट आए हैं। वो एक देखें टेम्परेरी है कि आप थकावट अब महसूस कर रहे हैं, थोड़ी देर आपको किसी ने, अगर कोई आपके पास दबाने वाला बंदा अवेलेबल नहीं है तो आपने थोड़ी देर मशीन लगा दी। क्लिनिकल साइड पे ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास प्रॉपर जो है वो अप्रूव्ड मशीनरीज हैं जिसमें हम लोग पेन को मैनेज करते हैं, नर्व स्टिमुलेशंस देते हैं, मसल्स को जिनमें मसल वीकनेस है उस मसल्स को हम लोग टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज, और ये नहीं कि यूट्यूब से निकाला जी ये आप एक्सरसाइज कर दें। नो, अगर आप मेरे पास आए हैं, आपको कोई शोल्डर का इशू है, तो ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई भी बताऊंगी जी ये फ्लेक्शन कर लें, ऊपर नीचे हाथ कर लें। प्रॉपर आपकी डिटेल असेसमेंट होगी जिसमें हमारे अपने कुछ मसल टेस्टिंग होते हैं, नर्व टेस्टिंग होते हैं, हम लोग वो करते हैं। आपकी पूरी रूटीन पूछी जाएगी, आया आप वर्किंग हैं या आप एक हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, कुछ भी, उसको देख के हम लोग प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और ऑलमोस्ट ये कम से कम 30 मिनट का सेशन होता है, और मैं तो अपने पेशेंट्स को 1 आवर तक भी लेके जाती हूँ। ठीक है मुख्तसर, आपके कहने का मकसद है कि जो बंदे ये समझते हैं कि जिस तरह हम नॉर्मल वर्जिश वगैरह करते हैं या डॉक्टर के पास गए, मसल को ऊपर किया नीचे, ये नहीं है। नहीं, इसका एक तरीकाकार है। तरीकाकार है। और जैसे देखिए, अगर मैं हूँ, ठीक है, हमने जैसे MBBS में आप सुपरफिशियल सारा पढ़ते हैं, और अगर आगे मैं वुमेन में गई हूँ तो मेरी वुमेन हेल्थ केयर की डिफरेंट बीमारियाँ आ जाएंगी, जिसमें सबसे कॉमन पेल्विक जो हमारा कूल्हे का एरिया है उससे रिलेटेड बीमारियाँ आ जाती हैं। औरतों में जैसे ये वेजाइनल डिस्चार्जेस का बहुत ज़्यादा इशू है, खांसी करते हुए, छींक मारते हुए यूरिन का लीकेज होना। अब ये नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये सबको होता है। अब 2 औरतें आपस में डिस्कस कर रही होंगी, वो कहेंगी यार मुझे भी है तो तुम्हें भी, इट्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? जो डॉक्टर तबका बैठा, जब तक वो आपको अवेयर नहीं करेगा तो पेशेंट को तो नहीं पता ना। तो अवेयरनेस की कमी है। और इस तरह फिर आगे न्यूरो रिहैब भी है, बच्चों की लैदा से है, जेनेटिक पॉपुलेशन की लैदा जिसमें स्ट्रोक आ जाता है, डिफरेंट, हर एक फिजियो का अपना अपना रोल है।
तो ये काफ़ी बड़ी फील्ड है जिसको अभी काफ़ी ज़रूरत है अवेयरनेस की। और मैं तो इवन किसी इवेंट पे भी जाती हूँ, शादी पे 2-3 औरतें देखती हूँ, मैं भी उन्हें पकड़ के सदका जारिया से ही एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर देती हूँ उनको बताना कि चलें ये 2 बीवियाँ बैठी हैं तो 2 आगे किसी और 2 को बताएंगे, एटलीस्ट कुछ तो जाएगा ना आगे। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी लोगों को फिजियोथेरेपी की बिल्कुल हाँ थी, एटलीस्ट मेरे एरिया में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आते हैं। मैं अगर देखूं तो डेली बेसिस पे भी फिजियो के अगर मेरे पास 7-8 भी पेशेंट्स आ रहे हैं ना, तो मैं समझती हूँ ये ब्लेसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने छोटे एरिया में, क्योंकि मैं अभी गांव में प्रैक्टिस कर रही हूँ, वहाँ तो 1-2 पेशेंट भी स्टार्टिंग में नहीं आता था और अब आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैंने जो अपने घर वालों का वो जो एक पैसा है ना वो हलाल कर दिया है। यानी कि मकसद है कि जो आपने मेहनत की है, हाँ जी, अगर 2 साल में आपके पास पहले कोई पेशेंट नहीं था, कोई बंदा इसको जानता ही नहीं था, ऐसे ही और है। 2 साल मेहनत की, अगर 5, 6, 7 या ये डेली बेसिस पे आपके पास पेशेंट आ रहे हैं या कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये विनिंग है। हाँ जी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप रेगुलर इसी तरह लगी रही तो ये दूसरी मेडिकल के हवाले से, जिस तरह दूसरे बंदों को हम जानते हैं, डॉक्टर को जानते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अब आ जाएंगे ये जो कौन सी वजूहात कह लें बॉडी में ज़ाहिर हों तो हमें फिजियोथेरेपी का लाजमी चेकअप करवाना चाहिए, इस बारे में कुछ बताएं लोगों को। देखिए, सबसे पहले जो आजकल आम है वीकनेस, पट्टों की वीकनेस। अच्छा। अगर आपको छोटे से बच्चे को भी देखेंगे ना, मतलब इस टाइम मेरे क्लिनिक में सबसे जो छोटा मेरा पेशेंट है ना वो 8 साल का है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, जिसके इधर कंधों में दर्द है, ठीक है, बाजू में दर्द है, टांगों में दर्द है, और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, एक तो हमारा मोबाइल यूज़, ठीक है, बच्चों में स्पेशली। अक्सर मैं बच्चों को देखती हूँ मोबाइल पकड़ के बिल्कुल अपनी गर्दन को झुका के बैठे होंगे, और स्कूल बैग्स इतने हैवी होंगे जिसकी वजह से उस तरह से उनको खुराक नहीं मिल रही, ठीक है। माएँ जो है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन गैजेट्स पकड़ा तो देती है, लेकिन उस तरह से या तो फिर आप बच्चे को अगर ये चीज़ दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, उनको ये सारे मोबाइल्स की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उनका फिर हर कुछ टाइम बाद फिर प्रॉपर चेकअप भी कराएं। चेकअप वाली साइड पे नहीं आते। अब मेरे पास जो बच्चा आ रहा है विटामिन डी की स्वेयर डेफिशिएंसी के साथ आ रहा है, और ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना, जिस बंदे में ये है ना, उसके सारे आगे मामलात फिर खुल जाते हैं। क्योंकि अगर आपको मस्कुलर वीकनेस है और अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपकी बॉडी का जो वीक पॉइंट होगा वो उसको जल्दी हिट करेगा। और मैं जब से आई हूँ ना, मैं विटामिन डी पे इतना फोकस कर रही हूँ, लेकिन इधर लोग जो है ना शुरू में तो कहते थे पता नहीं ये क्या बातें करती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब लोगों को इसकी समझ आना शुरू हो गई है कि नहीं वाकई ये चीज़ है। इवन जो औरतें भी मेरे पास आती हैं, मैंने कहती हूँ आप अगर 1-2 महीने कपड़े ना लें, टेस्ट करा के, हाँ जी, एक टेस्ट करा लें, 6 महीने बाद करा लें। अगर आप नहीं करा सकते 1 साल में 1 दफ़ा, तो एटलीस्ट आप करवा लें। इसकी आप जो कमी है उसको पूरा करें। फिर उसके बाद अगर हम औरतों में आ जाए, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया कि यूरिन लीकेज का बहुत ज़्यादा इशू है, वेजाइनल डिस्चार्जेस का बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चियों में ये इशू है। अब मैंने 2014 में जब यहाँ सर्वे किया था गुजरात में, तो 68% जो फीमेल अफेक्टेड पॉपुलेशन निकली थी वो हमारी 40+ एज की थी। लेकिन सडन उसके बाद मैंने क्या देखा कि मतलब 12 से लेके अंडर मतलब 40-30 तक जो ब्रैकेट है उसकी मतलब जो फीमेल्स हैं वो हिट होना शुरू हो गई। फिर मैंने उस पर सर्वे करना शुरू कर दिया कि क्या ऐसी वजूहत हैं, तो उसमें हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, खाया पिया बैठ के, सोने के कोई पैटर्न्स नहीं है, ठीक है। बच्चों में दर्द है तो माएँ कोई नहीं इतना काउंटर कर ली, ठीक है ये पास डिस्पेंसरी वाला दवाई दे जी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो MBBS डॉक्टर है उनका अपना काम है, ऐसा नहीं कह रही कि उनके पास ना जाएं, उनके पास भी जाना ज़रूर, उनकी अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन आपने जो भी पट्टों और जोड़ों से रिलेटेड इशू है, आप फिजियोस के पास हैं। जो मैं आपको बेटर गाइड कर सकूंगी वो कोई MBBS डॉक्टर नहीं कर सकेगा। जो वो कर सकेगा वो मैं नहीं कर सकता। हर एक की अपनी अपनी फील्ड है। तो सुनने वालों से भी एक गुजारिश है, किसी को भी जो मैंने ये अभी कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हैं इससे इशू हैं, तो वो ज़रूर अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि वो प्रॉपर सर्टिफाइड हो। ये नहीं कि कोई टेक्नीशियंस है, क्योंकि ये छोटे एरियाज़ में मैंने देखा है
कि टेक्नीशियंस भी डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट की जगह अच्छा खासा कमा रहे हैं, और जो एक प्रॉपर जो सर्टिफाइड बंदा है वो बेचारा बैठ के मुंह देख रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ के लोग पेमेंट नहीं करते। ठीक है, उनका दिल होता है कि 200-300 में ही मुझे सारे मजे मिल जाएं। जैसे नॉर्मल डॉक्टर है ना, हाँ जी, गांव में बैठे होते हैं, तो अगर हम एक MBBS के पास जाते हैं, ज़ाहिर है पहले तो ये है कि वेट करें जी, नंबर आएगा। दूसरा ये है कि फिर उसके पास जाना है। नॉर्मली भी बंदा चक्कर लगाए तो 1000 से शुरू होता है और 5000 तक है। ऐसे ही है। महंगाई का भी रेशो है, मामलात आप भी जानती है, इसी मुल्क में रहती हैं, ठीक है। तो वो ये होता है हमारा कि गांव में 1-2 डॉक्टर डिस्पेंसर बैठा होता है, हम जाते हैं तो चलें जी, उसने 200-300 रुपये की दवाई दी, आराम आ गया, वेल एंड गुड। ना आया तो दोबारा गए, डॉक्टर साहब को नहीं आराम आंदा पे क्या करिए जी, वो आधे उन्हें टीका ला दो जी। ऐसे ही है। मकसद कहने का है कि जिस बीमारी का जो डॉक्टर है, कोशिश करनी चाहिए कि उसको चेक कराएं, ताकि वो आपको उस हवाले से या उस हिसाब से मेडिसिन दे, ताकि ये जो बीमारी आपको लगी हुई है इन फ्यूचर इसमें इजाफा ना हो। एग्जैक्टली मैं खुद भी इवन पेशेंट्स को मेरे पास आते हैं, अब वो क्योंकि गायनी सुनते हैं तो वो दूसरे इश्यूज के साथ भी आ जाते हैं, तो मैंने स्ट्रेट वे गाइड करती हूँ कि ये इश्यूज जो हैं वो मेरे अंडर नहीं आते, क्योंकि मैं सर्जरीज को डील नहीं करती। उनको वो गायनी का सुनते हैं तो वो मेरे पास मटर्निटीज के इश्यूज ले आते हैं। मैं जिन इश्यूज को देखती हूँ, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे शैटिका पेन, ठीक है, मसल रिलेटेड, नर्व रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं मैंने उसको डील करना है। ठीक है, उनमें फिर एक्सरसाइजेज, उनको प्रॉपर पोस्चरल केयर वगैरह बताई जाती है, इवन डाइट प्लान भी मैंने गाइड करती हूँ। और फिर उसके बाद ये जैसे यूरिन लीकेज का इशू बता दिया, इसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। आगे इनकॉन्टिनेंस की भी मल्टीपल मतलब ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर मतलब ये जो चीज़ है ना, ये मेरे अंडर आती है। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि आप फलाने डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है हमारे एरिया में ऐसा नहीं है। डॉक्टर शुक्र करता है पेशेंट आया, पैसे ले जी, हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे है कर ले। क्योंकि देखिए जहाँ से मैंने लर्निंग की है, ठीक है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पाकिस्तान का एक माना हुआ हॉस्पिटल है इंटरनेशनल लेवल का, उधर भी पेशेंट चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, मैं आपके पास किसी और मसले से चली गई, वो डॉक्टर उसी टाइम आपकी फीस आपको रिफंड करेगा और दूसरे शोबे की तरफ आपको रेफर कर देगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर आपकी जेब में एक दफ़ा पैसे आ गए तो वो आपको अपनी तरफ से कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे देंगे, जिससे मुझे बड़ा हर्ट होता है कि नहीं एक आ गया, आप उसको प्रॉपर गाइड करें। तो मैं तो अभी भी इधर बैठ के अपने शिफा को फिर प्रमोट कर रही होती हूँ, तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं आपको कोई वो परसेंटेज तो नहीं मिलती। मैंने कहा नहीं, परसेंटेज नहीं, क्योंकि यहाँ जब डॉक्टर के पास मैं भेजती हूँ तो वो उसका मिस यूज़ करते हैं पेशेंट का। तो देखें, देने वाला अब हमें नहीं पता किस तरह से, आप कह रहे हैं जैसे महंगाई का ज़माना है, किस तरह से अपना अफोर्ड कर रहा है, तो वो उसके 500,000 उसके लिए पता नहीं लाखों के बराबर होंगे, वो तो उसके गे ज़ाया होगी। और नो डाउट शिफा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आपको बिल्कुल जो है ना आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी जो सिचुएशन है उसको गाइड करके भेज देगा। अगर आपकी बीमारी उसको लगेगी कि नहीं भाई ये नहीं ठीक हो, वो आपको स्ट्रेट अवे बता देंगे कि नहीं आप जा सकते हैं। तो इसलिए एक ट्रस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने उधर काम की है, जो उधर भी डॉक्टर्स जो मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं उनकी तरफ भी, देखिए अच्छे बुरे हर जगह, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ बड़े डेप्थ में हर डॉक्टर को ऑब्जर्व किया है। मेरी अपनी फैमिली में कोई इशू होता है सराउंडिंग में, तो मैं स्ट्रेट अवे कहती हूँ पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपको शिफा मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप इधर उधर वेस्ट करें, आप स्ट्रेट अवे जाएं। देखिए इधर आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, वहाँ वो एक ही दफा है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि इन फ्यूचर जो आप जिस वजह से जा रहे हैं एग्जैक्टली वो क्लियर हो गया है। हाँ, आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। देखिए हर 6 माह बाद या साल में एक दफा तो आप अपने लिए टेस्ट करवा ही सकते हैं ना। हम ब्रांडेड कपड़े जूते भी तो पहनते ही है ना, चले ना भी पहने लेकिन ब्रांडेड ना से लेकिन पहनते तो है ना। हाँ जी, तो आप अगर अपनी हेल्थ पे लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। आपने अपनी जात के लिए करना है, क्योंकि अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मैं ये कपड़े जूते एंजॉय, अपनी सेहत को एंजॉय नहीं कर सकूंगी, इनका कोई फायदा एग्जैक्टली। मैंने सुना है कि आप योगा की भी प्रैक्टिस कराती हैं और कोई अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च की हुई है, इस बारे में कुछ बताइएगा। हाँ जी, मैंने इंडिया से काफ़ी सर्टिफिकेशंस की हैं योगा, आयुर्वेदा और मेडिटेशंस में, और फिर जो मेरा आयुर्वेदा का भी जो नॉलेज है उसको, और जो मैंने अपना गायनी का जो नॉलेज, जो कि मेरी फील्ड है वुमेन हेल्थ,
इस पे मैंने काफ़ी डिटेल्स रिसर्च करके अपना जो प्रॉपर एक ब्रांड जो था वो मैंने लॉन्च किया SM आयुर्वेदा के नाम से, अच्छा। जिसमें मैंने 2 प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च किए। एक तो हेयर ऑयल है और दूसरा जो है वो वजाइनल स्प्रे है, क्योंकि मेरी वुमेन हेल्थ जो स्पेशलिटी है, तो क्योंकि औरतें जो मेरे पास आती थी, क्योंकि नॉर्मली जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देती हैं, और एंटीबायोटिक देखें ऑलरेडी अगर आपको एक बैक्टीरिया आपके अंदर है तो वो मज़ीद आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो मैंने अपने वो आयुर्वेदा के नॉलेज को लिया और अपनी दूसरी रिसर्च को लेके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, और पाकिस्तान का पहला ये प्रोडक्ट है जो कि केमिकल फ्री है। अच्छा। हाँ जी, और मैंने इसके अभी तक 10,000 प्लस ट्रायल्स जो हैं वो ले चुकी हूँ, और अभी भी स्टिल मैं इस पे काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छे मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। बच्चियों पे मैंने इसको जो है वो सबसे पहले ट्रायल्स दिए, तो उन्होंने ये मुझे फीडबैक ये मिला कि अगर एक फ़ीमेल है उसको वजाइनल डिस्चार्ज होके मतलब नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह फंगल इन्फेक्शन है, तो अगर उसको वो घंटे में हर थोड़ी देर बाद हो रहा है, तो मुझे ये उन्होंने फीडबैक दिया कि हमारा वो 3 to 4 आवर डिले हुई चीज़, और जो ईचिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। तो इसको अगर आप जिसको नहीं भी इशू, वो भी आप एक इसको फेमिनिन हाइजीन के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को भी तो ड्यूडेंट्स वगैरह देते हैं ना, बिल्कुल। तो वाई नॉट, क्योंकि मार्केट में जो दूसरे हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो टेम्परेरी तो अच्छे हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स हैं, और देखिए जो केमिकल है वो आपको इंस्टेंट तो रिलीफ देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम उसके उल्टा नुकसान दें। तो ये सेफ है, इसमें कोई भी जो है वो केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, टोटली ये ऑर्गेनिक और प्योर है। अब आ जाए, कुछ लोग ये जो आपका शोबा फिजियोथेरेपी, इसको ये समझते हैं कि ये डॉक्टर नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही देखा है ना आपने, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या उनकी क्या सोच है, ये उनको क्या बताएंगी? इस बारे में कुछ बताइएगा। ये काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है सुनने को मिलता है मुझे, मैं फेस भी करती हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 अप्रैल में HEC का एक जो इजलास हुआ था, उसमें मीटिंग थी जो, उसमें ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट जो DPTs हैं वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जो MBBS और BDS हैं उनको PMGC डील करता है और हमें HEC। तो ये काफ़ी टाइम तक ये वो आपस में लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन अब फाइनली ये चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी भी 5 years की डिग्री है, और डॉक्टर लगाने की एक मेन वजह ये भी है कि हम पहले 2 साल तो मोस्टली MBBS के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपको डील कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि इधर शोल्डर में क्या क्या चीज़ें, तो मैं कैसे आपको एक्सरसाइज कराऊंगी? जैसे दूसरे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज मेडिसिन है ना। कोई ऐसे केसेस भी हैं जिनमें हमें हर तरह की एक्सरसाइज नहीं करानी। अगर मैं आपको, मुझे अगर आपकी बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही नहीं पता, और अगर मैं अपनी मर्जी से कोई आपको एक्सरसाइज बता दूंगी, तो वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो इसलिए हमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, अपने सब्जेक्ट भी और MBBS के। तो इससे ये कि सेम जिन लोगों को ये शुबा है या शक है ये डॉक्टर नहीं होते, आप क्लियर कर रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सेम लाइक उसी तरह होता है। ठीक है, हमारे भी कोर्स होते हैं, डिग्री भी होती है, तो हम भी सेम लाइक वही शुरू में देखें जस्ट सिर्फ MBBS और BDS था। MBBS के बाद रिहैबिलिटेशन में लोग स्पेशलाइजेशंस करते थे, अभी भी है। फिर देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स हो रहा है मेडिकल में, तो उन्होंने इस फील्ड को ही अलहदा कर दिया। जैसे फार्मासिस्ट भी हैं, ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट भी, अब तो और भी काफ़ी जो हैं वो फील्ड्स आ चुकी हैं। हाँ जी, तो इसलिए हम लोग भी डॉक्टर्स हैं। हाँ जी, ठीक है। एक औरत अगर उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसकी क्या निशानी है, ये उसको किस तरह पता चल सकता है कि मुझे ये इशू है और मुझे डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना चाहिए? इस बारे में कुछ बताएं। देखें, औरत है या मर्द है, ठीक है, आप देखें कि आप रूटीन से हट के आपकी बॉडी अगर आपको कोई भी अलार्म दे रही है, साइन है, देखें अगर आप इवन नॉर्मल आपको बुखार भी होता है तो आपकी बॉडी आपको हल्का सा साइन दे देगी, माइंड आपका बताएगा बीमार होने वाले हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा जो रेगुलर रूटीन से हट के हो रहा है,
तो आप अपने करीबी सर्टिफाइड डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और फिर आगे उस अगर आप किसी MBBS डॉक्टर के पास भी जाते हैं और अगर उसके से रिलेटेड इशू है तो वो डील करें। अगर उससे रिलेटेड नहीं है, अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उस डॉक्टर से फिर ये है कि वो हाँ जी, वो अपनी फील्ड के साथ ईमानदारी शो करे और जिस रिलेटेड इशू के साथ वो लेडी गई हैं या जो मेल गए हैं उनको फर्दर आगे मतलब रेफर करें। ठीक हो गया। इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खारियाँ गुजरात कर लें, JLM कर लें, ठीक है, भिम्बर कर लें, इधर कोई ऐसा आपका हॉस्पिटल वगैरह या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फिजियोथेरेपी का मुकम्मल ट्रीटमेंट की जाती है? कुछ अपने शोबे के वाले से नाजरीन को बताएं। अच्छा, मैंने इधर खुद पर्सनली पेशेंट बन के विजिट किया था। अच्छा, हाँ जी, कि क्योंकि काफ़ी इधर, क्योंकि जब मैं इधर शिफ्ट हुई इस्लामाबाद से इधर, तो पहले मैंने देखा कि जाके देखो तो सही अपने फिजियो के क्या हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, वो एक बैनर तो लगा हुआ है, क्लिनिक भी है, लेकिन अंदर फिजियोस के कोई हालात नहीं है। अच्छा। और फिर मैंने सोचा कि वाकई फिर मतलब जो इधर कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो बाबा आदम के ज़माने की मशीनरीज यहाँ चल रही हैं, जिनको हम लोग शिफा में इसको हम लोग डिस्क्वालीफाइड कर चुके हैं, मतलब हम लोग उसको नहीं यूज़ करते, वो उल्टा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे देखें यहाँ मेडिसिन में अगर हम देखते हैं ना, एक अच्छी कंपनी है और एक लोकल ब्रांड है। ठीक है, अच्छी कंपनी जो होगी वो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देगी, लोकल खा तो लेंगे लेकिन उल्टा वो आपकी बीमारी को डबल कर देगी। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ती होगी, उसमें डॉक्टर को बेनिफिट होगा। सॉरी जो डॉक्टर्स आप देख रहे हैं शायद वो मेरे से माइंड कर दें, लेकिन हाँ जी रियलिटी बेस में बात करूंगी। इसी तरह से हमारा भी है, हमारी जो हम लोग मोडेलिटीज यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर FDA अप्रूव नहीं है, उसको FDA कैंसिल कर चुका है, तो वो आपकी बॉडी में देखें हार्मफुल है, क्योंकि डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक आ रही है ना, आपको बिजली से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल। तो यहाँ मैंने खुद एज अ पेशेंट बन के विजिट किया। अच्छा। तो जब मैंने डॉक्टर का बिहेवियर देखा, उसकी हैंडलिंग देखी, तो मैंने कहा नहीं, इधर ही रुकना है। आई तो मैं इधर वैसे ही टेम्परेरी थी, लेकिन फिर मैंने फैसला कर लिया कि इधर ही रुकना है। हाँ जी, आई कुछ टाइम के लिए थी, वापस जाना था, लेकिन फिर मैंने शिफा को कहा कि नहीं अब नहीं आ रही। वो तो स्टिल मुझे अभी भी बुलाते हैं कि आप वापस आ जाएं, आपकी इधर टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, अब अपने एरिया में आई हूँ, तो वो जो एक एम था ना बचपन का, बिल्कुल कि अपनी लेगेसी को मैंने आगे लेके जाना है, तो अभी उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ। और मैंने अपने पास भी वही मशीनरीज रखी हैं जो इस टाइम शिफा में मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी 2 ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, एक शिफा और एक आगा खान, जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, और उसमें फिजियो के प्रॉपर सेटअप्स चल रहे हैं, और भी चल रहे हैं इस्लामाबाद बड़े जो हमारे सेटअप्स हैं। लेकिन अगर अब इन छोटे एरियाज में बात करूँ ना, तो मेरी नज़र से भी कोई नहीं गुजरे। ये बात आप कर रही हैं, इसी पे आ जाए। अगर कोई पेशेंट या जो आपने चीज़ें बताई हैं जिनको प्रॉब्लम है इसकी, अगर वो राब्ता करना चाहे, तो क्या आपने क्लिनिक बनाया हुआ है, कहीं पे जॉब कर रही हैं, या क्या तरीका है? कुछ इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं यही कहने लगी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब शिफा के प्रोटोकॉल्स को लेके मैंने अपना एक क्लिनिक बनाया है अपने ही गांव में, अपनी नानी के नाम से, जुबैदा फिजियो क्लिनिक। और उधर में सर्विसेज जो है। कौन सा गाँव है आपका? सहना गाँव, खारियाँ कैंट के बिल्कुल साथ है। तो उधर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि दूर बैठे हुए जो पेशेंट्स हैं, मेरे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं जिनको मैं योगा वगैरह करवाती हूँ। मेरे अभी भी जो पुराने पेशेंट्स हैं जो इस्लामाबाद के, वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो बच्चे हैं मेरे पास जो जिनको मैं योगा करवाती हूँ, जिनमें हाइट्स रिलेटेड योगा हैं। जैसे कुछ फीमेल्स हैं, वो एजिंग से रिलेटेड उनको होता है कि हम बूढ़ी ना हो। देखिए एजिंग जो है उसने तो आना ही आना है, तो उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। लेकिन फिर भी हर बंदे का शौक होता है कि मैं जवान रहूँ, अपने इस पीरियड को जो है वो एंजॉय करूँ। तो उससे रिलेटेड फेस योगा वगैरह मैं करवाती हूँ, ओवरऑल पूरी बॉडी का करवाती हूँ, और इसके अलावा गाइडलाइन भी देती हूँ, क्योंकि फिजियो के कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग मतलब क्लिनिक से विदाउट भी डील कर सकते हैं, ऑनलाइन पेशेंट करके। जिनको होता है उनको फिर मैं कहती हूँ कि आप अपने करीबी किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, अदरवाइज अगर आप आ सकते हैं तो मेरे क्लिनिक में आ सकते। हाँ जी। लास्ट पे, ये जो पेशेंट है आपके शोबे के हवाले से, इनको कोई मशवरा या गाइडलाइन देना चाहिए हमारे प्रोग्राम की वसासत से? इनको मैं यही गाइडलाइन देना चाहूँगी कि
जहां आप अपनी बाकी लाइफ की चीज़ों पे फोकस है, अपनी हेल्थ पे दें, क्योंकि हेल्थ है तो आप सब कुछ है। और दूसरा देखें, फीमेल्स हमारे पाकिस्तान में मेल तबके से ज़्यादा हैं, लेकिन मेल डोमिनेंसी ज़्यादा है। तादाद में औरतें ज़्यादा हैं, लेकिन डोमिनेंसी में मेल ज़्यादा है। तो क्योंकि जब मैं शिफा में भी पेशेंट्स देखती थी तो कुछ ऐसी फीमेल्स थी जो ट्रीटमेंट्स कराना चाहती थी रिलेटेड गायनी इश्यूज़, लेकिन उनके मेल अलाउ नहीं करते थे। तो मेरा फीमेल से ज़्यादा मेल तबके को मैं जो है ना वो अवेयरनेस देती हूँ कि अगर आपकी फ़ीमेल किसी इशू से गुजर रही है तो खुदारा आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो आपके बच्चों की, मुझे नहीं लगता कि फैमिली हेल्दी नहीं होगी। हाँ जी, उसने वो जब खुद ही मेंटली टॉर्चर है तो उसने आपके बच्चों को क्या ग्रूम करना है, आपकी फैमिली को क्या ग्रूम करना है। इसलिए देखने वाले मेल्स से मेरी गुजारिश है कि अगर कोई भी उनकी फीमेल्स इस किसी भी इशू से जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं, वो उनको ज़रूर अपने इर्द गिर्द डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, फिजियो से रिलेटेड है उसके पास लेके जाएं, दूसरे डॉक्टर से रिलेटेड है उनके पास लेके जाएं, और अगर कोई मेरे इर्द गिर्द हैं तो मेरे पास लेके आएं। और क्योंकि जो मेरा क्लिनिक है उसमें जो गरीब तबका है, ठीक है, जो अफोर्डेबिलिटी का जिनको इश्यूज हैं, हाँ जी, उनको मैं मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, और उनसे मैं पैसे भी नहीं लेती। हाँ, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे मैं लेती हूँ। ये तो रूल है ना, एग्जैक्टली अफोर्ड कर सकते हाँ जी, क्योंकि उनसे मैं लेती हूँ, क्योंकि देखिए उनसे लेके ही मैंने अगलों को फीड करना है। ये मेरी मेहनत है, आपसे लेके ही मैंने उस तबके को फीड करना है ना जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपके प्रोग्राम में ये ऑनर कहती हूँ कि जिन्हें अफोर्डेबिलिटी का इशू है वो फील फ्री हो के मेरे पास आए, इंशाल्लाह मैं उनको पूरा तावन करूँगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और ये मुझे बड़ा लास्ट पे अच्छा लगा कि आपने कहा कि जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कास्ट आप देती हैं। तो जी, मैंने क्योंकि देखिए मेंशन किया ना कि मैं अपनी लेगेसी को मेंटेन करी, तो मेरी जो नानो, अब तो वो हयात नहीं है, नाना वो जिंदा है, तो उन्होंने जो स्कूल बनाया था पहला पाकिस्तान में वो इंग्लिश मीडियम था, तो उसमें भी यही था कि अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनका वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से तालीम लेते थे, और अगर किसी का एक बच्चा पढ़ रहा तो उसका दूसरा सिबलिंग या फ्री होता था तो या उसको हाफ पेमेंट में। हाँ जी, तो मुझे जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ये कहा गया था कि डॉक्टर अगर बनना है तो छुरी नहीं रखनी, उसको प्रॉपर ह्यूमैनिटी को लेके चलना है। तो वो चीज़ अभी तक मेरे दिमाग में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को फॉलो करी और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। डॉक्टरी तो आपका शुभ है, ज़ाहिर वो काम करती हैं, ज़ाती लाइफ भी होती है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि डॉक्टरी के अलावा जो आपकी इसके अलावा जो आपके शौक कह ले, हॉबी कह ले, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को भी बताएं। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हूँ, कैलीग्राफर हूँ। अच्छा। और ये भी मुझे एक गॉड गिफ्टेड जीन से ही तोहफा मिला है। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो जो मेरी नानो थी, शी वॉज अ पेंटर, और जो मेरे नाना वो हैं वो कैलीग्राफर हैं, गॉड गिफ्टेड थे वो दोनों। और जो मेरे दादा हैं वो फोटोग्राफर थे। तो वो ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो मेरे अंदर है। मतलब मेरे सिबलिंग्स में भी हैं, मेरी सिस्टर सिंगिंग करती हैं, मेरा भाई भी, लेकिन ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो सब मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैं। तो मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है, नेचर कैप्चरिंग का। हाँ जी, कैलीग्राफी करती हूँ, इसके साथ साथ सिंगिंग भी करती हूँ, नाते वगैरह, ये कलाम वगैरह ये भी पढ़ती हूँ। तो फ्री टाइम पे मैं होटलिंग वगैरह नहीं करती, मैं पेंटिंग करती हूँ। इवन जब मेरी शिफा की भी रूटीन थी, क्योंकि उधर काफ़ी लॉन्ग हम लोगों की ड्यूटीज़ होती थी, 10-10, 12-12 घंटे की, तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स आउटिंग पे जाती थी और मैं ब्रश पकड़ती थी और पेंटिंग स्टार्ट कर देती थी, और उससे मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता था। और अभी भी ऐसा होता है कि जितनी भी टेंशन होती है मैंने ब्रश पकड़ना है और वो सारा मेरे दिमाग से वो चीज़ें, जो स्केच बना होता है, हाँ जी, वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। और इवन मैं अपने सराउंडिंग में भी कहती हूँ कुछ नहीं भी आता तो ब्रश पकड़ के पेंट के साथ खेलना ही शुरू कर दें, क्योंकि देखिए नेचर हमारी जो है वो रंग बिरंगी है। तो जब आप वैसे ही कलर्स को देखते हैं ना तो आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है ना वो मुझे बचपन से शौक है। मैं छुप छुप के करती होती थी, मेरा जो मैट्रेस होता था ना उसके नीचे सारे कलर्स होते थे। अच्छा। हाँ जी, तो ये शुरू से मुझे शौक है। और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी जो एग्जीबिशन थी इस्लामाबाद में उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और मुझे रिसेंटली यंग टैलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। अच्छा। जी, तो बस
ये मेरे शौक हैं। फारिग टाइम पे जो है मुझे ये फोटोग्राफी और आर्ट क्राफ्ट का शौक है। इसका मतलब है आपकी नज़र में ये है कि आप फारिग हैं, लेकिन मेरा हाल है फारिग नाम ही इस्तेमाल होता है, वैसे आप बिजी होती हैं। हाँ जी, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद गई थी ना तो मैं ये अपने 2-3 एम लेके गई थी। एक ये था कि मैंने अपनी ये जो फील्ड है, क्योंकि इसका इतना वो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, इतना उसका अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं था, मैंने कहा था कि बाकी मुझे किसी का नहीं पता, मैंने अपना एक नाम बना के आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी एज में मुझे शिफा में ऑफिस मिला था, क्योंकि 30s 40s में जाके आपको एक कंसल्टेंट लेवल का हाँ जी जो है ना मिलता है। तो मुझे बहुत छोटी एज में प्रिंसिपल प्रैक्टिशनर का टाइटल मिला था और मुझे अपना ऑफिस भी मिला था, और साथ साइड बाय साइड मैंने पेंटिंग में अपना बहुत सर्टिफिकेशंस की थी, क्योंकि सीख के तो मैं तख्तियों पे गई थी अपने नाना से। लेकिन वहाँ फिर जो मैं देखती थी कि कोई एग्जीबिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, फिर मुझे काफ़ी जो इस तरह के फोरम्स थे उन्होंने खुद अप्रोच की और फिर मुझे अवार्ड भी मिला। तो मैं जब वापस लौटती हूँ ना तो मैं पूरा एक ब्रीफ केस भर के जो है ना सर्टिफिकेट्स का, मेडल्स का, इन चीज़ों का लेके आई थी। इसमें ये होता है ना, देखिए कोई भी चीज़ है, आप एक स्केच बना लें कि मैंने ये काम करना है। एग्जैक्टली ठीक है, आप जब इधर से गई तो एक माइंड बनाया था कि मैंने ये करना है। जी जी। और मैं कहता हूँ कि आप उसी पे चलिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपके करम किया। और वही होता है, नीयत अगर आपकी ठीक हो ना और मेहनत हो तो आप कोई भी काम करें एग्जैक्टली वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो पाया तकमील तक और पहुंचे। इसके साथ साथ आपकी फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट हाँ, है, ये और बढ़िया, फैमिली बढ़िया। में मौजूद आपके जो मेल हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकती, उन्होंने कहा कर सकती हो। मेरे पापा क्या, मेरे भाई, मेरे नाना, सब ने मुझे ये कहा है कि येस यू कैन डू इट। और वो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे माइंड में कि मैं उस चीज़ को दिमाग में रख के चलती गई। कि मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैंने नात पढ़ी थी तो आई वॉज जस्ट 3 years old। अच्छा। और मुझे जब मैं स्कूल, क्योंकि नानों की स्कूल में मैंने स्टार्टिंग में किया था, और जब मैं अपने स्कूल में गई थी तो मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था। वो एक नानों के स्कूल से ही मैं असेंबली में जाती थी और मुझे किसी ने नहीं बुलाया, और मैं खुद ही स्टेज पे खड़े होके नात पढ़ के नीचे आ गई। और मेरी मामा जब मुझे छुट्टी टाइम लेने गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि माशाल्लाह की बच्ची की तो आवाज़ बहुत प्यारी है, इसको तो हमने इनवाइट नहीं किया, ये तो खुद ही स्टेज पे आई और पढ़ना शुरू होगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने सराउंडिंग पे लड़कियां देखी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हुनर है लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं है। हाँ जी, तो मैं इस लिहाज से ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरे रिश्ते हैं ना वो बहुत प्यारे दिए हैं। अल्लाह ताला आपके रिश्ते, आपकी जो एफर्ट है, आप जो कर रही हैं इसमें मज़ीद तरक्कियाँ डालें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। अल्लाह ताला आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।